कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका जहां आबादी शून्य के बराबर है। 6 महीने बर्फ से पूरी तरह ढका होता है और केवल 6 महीने ही आवागमन संभव होता है। लेकिन इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर लेह राजमार्ग वने वहां से होकर गुजरता है। अगर कोई दुश्मन इन चोटियों पर कब्जा कर लेता है तो राजमार्ग A1 बुरी तरह प्रभावित होगा और देश का संपर्क लेह से कट सकता है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की जब करारी हार हुई और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा इस भावना से, एक बदले की भावना से हमेशा उबलता रहा कि हम कैसे इस घटना का, इस वॉर का, इस डिफीट का, इस हार का कैसे हम इंडिया से बदला लें। 1990 का दशक आया जिसमें 1998 में हमने ऑपरेशन शक्ति किया, जिसके न्यूक्लियर प्रदर्शन किया, न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसमें उनकी और हीनता की भावना बढ़ती गई। इसके अलावा कारगिल ऐसे स्थान पर स्थित है जो 4 चोटियों का प्रवेश द्वार है। इसी कारण पाकिस्तानी सेना लद्दाख में घुसने के लिए सबसे पहले कारगिल को अपना निशाना बनाती रही है। 1999 से पहले 1948, 1965 और 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने का असफल प्रयास किया था। 3 एम थे। पहला एम क्या है, यहां से रह के इस जो रोड जा रही है श्रीनगर से ले, इसके ऊपर ऐसा आर्टिलरी फायर डाला जाए कि इंडिया की कोई भी गाड़ी, कोई भी कॉन्वॉय, कोई भी लॉजिस्टिक फोर्स यहां से ना जा सके। जिसके कारण क्या है, श्रीनगर और ले कट गया, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे फोर्सेस सियाचिन पे बैठे, जो कि बड़ी मेहनत से ऑपरेशन मेघदूत में अपने प्राणों के न्यौछावर करके हुए वहां पहुंचे, उनको वहां सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, वो वापस आ जाए। तीसरी बात क्या है, जो कश्मीरी मिलिटेंट मुजाहिदीन जो है, उनकी सपोर्ट में झंडा परचम ऊपर करना गया, हम आपके साथ इस मुजाहिदीन की लड़ाई में, फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में आपके साथ। सामरिक दृष्टि से कारगिल कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने एक सुनिश्चित योजना के तहत घुसपैठ की थी। दरअसल पाकिस्तान की कोशिश थी कि लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर इसे बंद कर दिया जाए, ताकि सर्दियों के दौरान लद्दाख में जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक जाए। साथ ही द्रास और कारगिल पर कब्जा कर नियंत्रण रेखा खुलवाई जा सके। इसके अलावा चुग घाटी, बाल्टिक और तुर्तुक क्षेत्रों की पहाड़ियों पर कब्जा करके भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके, और सबसे बढ़कर नियंत्रण रेखा में बदलाव करना, शिमला समझौते को खत्म करना और कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना था। पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाने के अपने इस अभियान को ऑपरेशन बद्र नाम दिया। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी इस घुसपैठ की योजना अक्टूबर 1998 में ही बना ली थी, और इसी के तहत अक्टूबर 1998 में तत्कालीन पाक सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी इलाकों का दौरा किया था। इस योजना के तहत पाक समर्थित घुसपैठियों और सैनिक 1999 के अप्रैल और मई महीने के पहले सप्ताह तक कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले भारतीय सेना की एक गश्ती टुकड़ी की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपनी एक गश्ती दल भेजी, लेकिन उसे काफी क्षति उठानी पड़ी। घुसपैठियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से 9 मई 1999 को कारगिल शहर के बाहर सेना के मुख्य आयुध भंडार को नष्ट कर दिया। इसके साथ पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये घुसपैठियों को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा था। घुसपैठियों की संख्या और फैलाव को देखते हुए भारतीय सेना ने 14 मई 1999 को ऑपरेशन फ्लश आउट शुरू किया।
हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी इस अभियान में शामिल हो गई। उधर भारतीय नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए। इसके कारण पाकिस्तानी नेवी और कराची में पाकिस्तानी जहाज सक्रिय नहीं हो पाए। इस युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना ने अपने अभियान को ऑपरेशन विजय, जल सेना ने ऑपरेशन सफेद सागर और वायुसेना ने ऑपरेशन तलवार का नाम दिया। करीब 2 महीने तक ये युद्ध चला और जुलाई के अंतिम सप्ताह में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने इस लड़ाई में आतंकवादियों का भी खूब इस्तेमाल किया। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध के दौरान ही कड़ा संदेश दे दिया था कि जब तक वो जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा से अपनी सेना पूरी तरह वापस नहीं बुलाता, तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान पर उसके इस नापाक हरकत के लिए अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देशों का दबाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को इस दौरान साफ संकेत दे दिया था कि अगर वो युद्ध को और बढ़ाएगा और अपनी सेना पीछे नहीं ले जाएगा तो अमेरिका भारत को प्रत्यक्ष समर्थन दे सकता है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिला। 27 मई 1999 को एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया कारगिल वॉर की सपोर्ट के अंदर एयर स्ट्राइक का। हमें क्लियर इसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। फिर इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन जो है 6 जून को इंडियन आर्मी ने सबसे पहला अपना ऑपरेशन जो है ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन क्या था? ये ऑपरेशन था कि फ्रंटल जो असॉल्ट करके खड़ी पहाड़ी के ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर इनको अटैक करके दुश्मन को उनके जिन्होंने बंकर बनाए, अपने जो दुश्मन था घुसपैठियों ने अपने बंकर सैंकर बना लिए थे, उन सैंगर को डिस्ट्रॉय करके उनमें एनिमी को हैंड टू हैंड फाइट करके और उनके साथ द्वंद्व युद्ध करके और अपने प्राणों के न्यौछावर करके इन्होंने कारगिल में विजय को हासिल किया। इस बीच भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए 5 जुलाई को टाइगर हिल्स के पश्चिम में पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने द्रास और बाल्टिक क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई 1999 से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने सारे पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ दिया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को विजय दिवस मनाने का आह्वान किया। ऑपरेशन विजय के दौरान थल सेना के 519 जवान और वायुसेना के 5 सैनिक शहीद हुए, जबकि 1365 सैनिक घायल हुए और 1 सैनिक लापता हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने यह साबित कर दिया कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का जज्बा रखते हैं और भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस का मुख्य विषय है पुनर्स्मरण, प्रसन्नता और पुनर्स्थापना। संसद के दोनों सदनों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में शहीदों के सम्मान में कुछ पलों का मौन भी किया गया। On the 26th of July 1999, our valiant and fearless soldiers ousted enemy forces from the occupied territory and reclaimed the Kargil heights, resulting in the momentous victory of our country. The display of dauntless courage and gallantry by our soldiers against all odds will always be remembered. लोकसभा में भी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे वीर जवानों ने जिस शौर्य और बहादुरी से पड़ोसी देश से आए सैनिक और घुसपैठियों को भगाकर
अपनी विजय पताका फहराइए, उसके लिए मैं उन सभी बहादुर और वीर सैनिकों के प्रति सभा की ओर से वंदन करता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे देश के जवानों ने अपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, यह देश कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, सदैव याद रखें। कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि आज का दिन हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। हम इस अवसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य व शौर्य को नमन करते हैं। हम सभी शहीदों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कृतज्ञता पूर्वक सेना के वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूं और वीर बलिदानों की पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी वीरता आज भी लोक स्मृति में सजीव है, जिसे भावी पीढ़ियां श्रद्धा पूर्वक स्मरण करेंगी। कृतज्ञ राष्ट्र अमर शहीदों, वीर सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, कारगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का हृदय से वंदन करता हूं। ये दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कारगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। कारगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खराब मौसम की वजह से द्रास की बजाय बादामी बाग कैंट में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा द्रास में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत पाकिस्तान के बीच मई जुलाई 1999 के दौरान पश्चिम में जोजिला से लेकर पूर्व में तूर्तोक तक नियंत्रण रेखा के करीब सबसे दुर्गम क्षेत्र में कारगिल में युद्ध हुआ था। भारतीय सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस और सहनशीलता दिखाते हुए 12,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर द्रास, काकसर, बटालिक और तूर्तुक सेक्टरों में युद्ध किया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हुए सैन्य कार्रवाई में सहयोग किया था। इसमें करीब 500 भारतीय वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हर साल वीर सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारगिल युद्ध को 20 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी कुछ जाबाज वीरों के अदम्य साहस गाथा को याद किया जाता है। ये वो जाबाज नायक हैं जिनकी बदौलत हमने कारगिल में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाकर दुनिया के सामने उसकी नीयत की पोल खोल दी। भारतीय सेना के सैकड़ों जवानों ने इस युद्ध में विजय पाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो कुछ आज भी जीते जागते वॉर हीरोज हैं। आइए आपको मिलाते हैं कारगिल के हीरोज से। राइफलमैन संजय कुमार उस वक्त महज 24 साल के थे। वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। हिमाचल के बिलासपुर जिले के रहने वाले संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के दौरान खुद घायल होते हुए भी दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया।
उनकी पूरी असॉल्ट टीम शहीद हो चुकी थी और उन्हें खुद कमर और पांव में गोली लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने अकेले दम पर दुश्मन के न सिर्फ बंकर तबाह किए, दुश्मन की ही गन छीनकर दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। राइफलमैन संजय जो है 13 जैक रिफ का है। इसमें क्या था, ये लीडिंग स्काउट एक अटैक करना था। उस अटैक में पहाड़ी का नाम था 4876 16,000 फीट से ऊंची पहाड़ी। अपने ऊपर गोलियों को सहकर दुश्मन के बंकर को इसने डिस्ट्रॉय किया। दुश्मन देख करके भागा, अपनी यूनिवर्सल मशीन गन यूएमजी छोड़ के भागा। इसने वो यूएमजी उठाई और 3 और पाकिस्तानियों को डिस्ट्रॉय किया। ऐसे जाबाज को परमवीर चक्र से संभाला। दूसरी कहानी है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की। महज 19 की उम्र में उन्हें युद्ध में तैनाती मिली। वो सेना के 18 ग्रेनेडियर्स के सदस्य थे। टाइगर हिल पर जब वो दुश्मन के बंकरों को तबाह करने टीम के साथ निकले तो ऑपरेशन के दौरान वो फायरिंग की चपेट में आ गए। उनके तमाम साथी शहीद हो गए। खुद योगेंद्र यादव को भी करीब 15 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने ग्रेनेड और अपनी बंदूक से कई पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को न सिर्फ मार गिराया बल्कि जख्मी हालत में होने के बावजूद नीचे पोस्ट पर दुश्मन की नफरी और रणनीति की जानकारी भी पहुंचाई। योगेंद्र यादव का ये साहस अद्वितीय था। उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ग्रेनेडियर वाई.एस. यादव योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स के एक सोल्जर हैं। इनको भी परमवीर चक्र से संभाला गया। उस बंकर जो 3 स्ट्रेटेजिक बंकर थे 5140 हिल के ऊपर, पीक के ऊपर, वहां पे चढ़े, दुश्मन को अटैक किया और दुश्मन को के साथ दुम युद्ध करते हुए शहादत को प्राप्त हुई। कारगिल युद्ध का जब जब जिक्र आता है तो कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सबकी जुबान पर होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कारगिल में शौर्य की गाथाएं युगों युगों तक याद की जाएंगी। कैप्टन विक्रम बत्रा जब कारगिल युद्ध में पोस्ट हुए तो उनकी उम्र महज 24 साल थी। वो 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के जांबाज और हर दिल अजीज अफसर थे। उनकी अगुवाई में भारतीय सेना ने युद्ध के दौरान पॉइंट 5140 को कब्जे में कर लिया, लेकिन कैप्टन बत्रा ने एक और महत्वपूर्ण चोटी पॉइंट 4875 को कब्जे में लेने के मिशन पर जाने की इच्छा जाहिर की। इस चोटी पर अपने साथी जवानों को रेस्क्यू करने के दौरान वो शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको याद है कैप्टन विक्रम बत्रा क्या बोलता है, ये दिल मांगे मोर। और उसने एक और बात क्या बोली थी, ने बोला या तो मैं तिरंगे का परचम फैला के आऊंगा जीत का, या तो विक्ट्री का परचम फैला के आऊंगा, या तिरंगे में बांध के आऊंगा। ऐसे ऐसे जांबाज वीर, और एक नहीं, आप कितनी वीर। कारगिल के अमर शहीदों में एक और नाम आता है, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे का। 24 साल के लेफ्टिनेंट मनोज उस वक्त 1/11 गोरखा राइफल्स में तैनात थे। युद्ध के दौरान उन्होंने खालूबार से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन की 3 पोजीशन को तबाह कर दिया। घायल होने के बावजूद वो चौथी पोजीशन पर आखिरी बंकर को ध्वस्त करते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट मनोज वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उससे पहले वो खालूबार पर भारतीय सेना के कब्जे की नींव रख चुके थे। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो उनका हमेशा का सपना था। और ऐसे बहुत से सोल्जर जिनका नाम आज कारगिल मेमोरियल के ऊपर अंकित किया गया है। सारे ही विक्रम बत्रा है मेरी तरफ से, सारे ही मनोज पांडे हैं मेरी तरफ से, सारे ही संजय कुमार है। इनके अलावा 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर, 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश अधिकारी, 12 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लेफ्टिनेंट किशिंग क्लिफोर्ड नोंगरुम, 2 राजपुताना राइफल्स के कैप्टन एन केंगुरूज, लद्दाख स्काउट्स के मेजर सोनम वांगचुक, 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता, 2 राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मपानी आचार्य, 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और 2 राजपुताना राइफल्स के नायक दिगेंद्र कुमार को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
वहीं 11 राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन, एक बिहार रेजिमेंट के मेजर मरियप्पन सरवन, एयरफोर्स के अजय आहूजा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया और हवलदार चुन्नीलाल को मरणोपरांत वीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी कई महावीरों को ये सम्मान दिया गया जो आज भी भारतीय सेना का गौरव बने हुए हैं। जाबाजी की ये फहरिस्त बहुत लंबी है और इन शूरवीरों के अलावा भी कई कारगिल योद्धा अपनी कहानियों और अदम्य साहस के किस्सों से देश के हर निवासी को प्रेरणा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।